सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक का आज हम लोग चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। इससे पहले कि हम लोग ये जो चैप्टर 4 खंडों में दे रखा है उन 4 खंडों को पढ़ें, इसके पहले जरा सा हम लोग प्रीफेस के बारे में जान लें कि आखिर इस चैप्टर में लिख क्या रखा है। प्रीफेस जो होता है वो प्रस्तावना होता है, और प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी भी चैप्टर के में उस आगे चैप्टर में क्या लिख रखा है उसकी बातों का जरा सा हिंट होता है उसमें। ठीक है, तो हम लोग जरा सा इसके प्रीफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है प्रीफेस में, आप ध्यान से समझो। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क्स एंड टेबल्स, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tendu leaf in bidis, gum, honey, coffee, tea and rubber. Don't miss out the aisle in chocolates which comes from sal seeds, the tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purposes. Forests also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds, and many other things. In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. A lot of this diversity is fast disappearing. Between 1700 and 1795, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. तो इसके प्रीफेस में दे रखा है, इसके प्रीफेस में लिख रखा है और आपको जानने की भी जरूरत है। टेक अ लुक अराउंड योर स्कूल, अपने स्कूल और अपने घर के चारों ओर देखो। उन चीजों को पहचानो आप जो सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। जो बुक की पेपर है जो आप पढ़ रहे हो वो हो गई, डेस्क हो गया, टेबल्स, डोर्स, विंडोज, आपके कपड़े का कलर, रंग, आपके भोजन में जो मसाले प्रयोग किए जाते हैं वो, टॉफी में जो सेलोफेन रैपर का इस्तेमाल होता है वो, बीड़ी में इस्तेमाल होने वाला तेंदू लीफ, गम, हनी, कॉफी, टी, रबर। इतना ही नहीं, आप चॉकलेट में जो ऑयल का इस्तेमाल होता है जो कि साल सीड से आता है, टेनिन जिसका इस्तेमाल जो है वो स्किन और हाइड्स को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, हर्ब्स और रूट्स जिसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पसेज में किया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो हमें कहां से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। फॉरेस्ट जो है वो हमें बैम्बो, वुड फॉर फ्यूल, जलावन के लिए लकड़ी, ग्रास, चारकोल, लकड़ी का कोयला वो कहते हैं चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और कई सारी चीजें प्रदान करता है। अमेजोन फॉरेस्ट में और वेस्टर्न घाट के जंगलों में यह संभव है कि अगर आप जाओ तो फॉरेस्ट के एक जंगली हिस्से में जो है वो 500 से अधिक आपको जो है वो फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी प्रजातियां मिल जाएंगी। 500 से अधिक प्रजातियों के पेड़ जो है वो आपको एक ही फॉरेस्ट पैच में मिल जाएंगे। तो क्या जाना हम लोगों ने इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि अगर आप अपने चारों ओर नजरें घुमाओ, अपने घर के चारों ओर नजर घुमाओ या स्कूल के चारों ओर नजर घुमाओ, तो जो चीजें आपको नजर आती हैं उनमें से जो सारी चीजें हैं या मैक्सिमम चीजें जो हैं वो कहां से आपको मिलती हैं? जंगलों से मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा है कि जो किताब के पन्ने आप पढ़ रहे हो वो भी हमें जंगल से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलता है। पन्ने नहीं मिलते बट रॉ मटेरियल मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीधे फॉरेस्ट से नहीं मिलती हैं हमें, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो आपको कहा गया है कि आपके अपने स्कूल के और घर के चारों ओर देखो और उन सारी चीजों को पहचानो जो सीधे जंगल से आता है। जो किताब आप पढ़ रहे हो उसके पन्ने, डेस्क्स, टेबल्स, डोर्स, विंडोज, कपड़े में इस्तेमाल होने वाला रंग, भोजन में प्रयुक्त होने वाला मसाला, सेलोफेन रैपर जिसका इस्तेमाल टॉफी को रैपिंग करने के लिए किया जाता है, तेंदू लीफ जो बीड़ी में इस्तेमाल होता है, गम, हनी, कॉफी, टी, रबर, ये सारी चीजें जो है वो हमें फॉरेस्ट जो है वो क्या करती हैं? प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, डोंट मिस आउट, जो चॉकलेट्स में ऑयल इस्तेमाल होता है जो कि साल सीड से आता है वो भी, टेनिन जो होता है वो एक येलोइश और ब्राउनिश
बिटर टेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो पेड़ की खाल से मिलती है। टैनिन का इस्तेमाल जो है वो स्किन्स और हाइड्स, चमड़ी को और खाल को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमें जंगलों से ही मिलता है। हर्ब्स और रूट्स जो है जिसका प्रयोग मेडिसिनल पर्पसेज में होता है वो भी हमें जंगलों से ही मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो बैम्बो, बांस, वुड फॉर फ्यूल, जलावन के लिए लकड़ी, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और भी कई सारी चीजें प्रदान करने का काम हमें फॉरेस्ट करती है। अमेजोन फॉरेस्ट में और वेस्टर्न घाट के जंगलों में यह संभव है कि अगर आप जाओ तो फॉरेस्ट के एक पैच में, एक जंगली हिस्से में 500 से ज्यादा प्रजातियों की आपको पेड़ें नजर आ जाएंगी। बट ये जो विविधता है 500 प्रजातियों की, एक एग्जांपल लिया उन्होंने कि 500 प्रजातियां जो आपको फॉरेस्ट के एक पैच में नजर आ जाती है, ये विविधता बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि 1700 ईस्वी से लेकर 1795 तक करीब 295 साल का ड्यूरेशन हो गया। तो 1700 से 1995 तक जो पीरियड था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था और इस पीरियड के दौरान जो है वो 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है उसको काट दिया गया। उसका क्या कर दिया गया? विनाश कर दिया गया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड की एरिया का 9.3% हिस्सा है। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 9% जो है वो वर्ल्ड के एरिया का उस पर जंगल था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के दौरान जो है 1700 से 1995 के बीच के दौरान जो है इन जंगलों को काटा गया, जिसकी एरिया कितनी थी? 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर थी। और ये टोटल वर्ल्ड के एरिया का 9.3% जो है वो क्या था? हिस्सा था। ये जो क्लियर किया गया वो उसको इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए क्लियर किया गया, कल्टीवेशन के लिए क्लियर किया गया, पास्चर्स, चारागाह के लिए क्लियर किया गया और फायरवुड के ईंधन की आपूर्ति के लिए जो है वो क्या किया गया? इन जंगलों की कटाई हुई। तो ये जो आपने देखा कि 1700 से 1795 के बीच जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था और कल्टीवेशन हो, इंडस्ट्रियल यूजेस हो, पास्चर्स हो और फ्यूल वुड के पर्पस से वनों का जो विनाश हुआ वो इन 295 सालों में कैसे कैसे हुआ, कब क्या जरूरत आन पड़ी, किन जरूरतों की वजह से जंगल कटी, इसका क्या नुकसान आम लोगों को हुआ, यही जो है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आया? तो जो सारी चीजें आप अपने चारों ओर देखते हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। अगर कोई चीजें हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलती हैं तो उससे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो जरूर फॉरेस्ट से मिलती है, चाहे मेडिसिनल पर्पसेज हो, चाहे आपके घर के डेली यूजेस में जो भी सामान का प्रयोग करते हो, वो सारी चीजें जो है, मैक्सिमम चीजें जो है वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। अब ये जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वाई डिफॉरेस्टेशन। वृक्षों की कटाई, वृक्षों का विनाश क्यों, वनों का विनाश क्यों। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को काट कर हटाना, जंगल का खात्मा करना। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ? The disappearance of forest is referred to as deforestation. डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह देना कि फॉरेस्टों का जो जंगलों का जो गायब होना है उसको क्या कहा जाता है? वन विनाश या डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम। द प्रोसेस बिगेन मेनी सेंचुरीज अगो, बट अंडर colonial रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव. लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया. तो डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको डिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसका अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन, जंगलों को लगाना या पेड़ को लगा करके, जंगलों में पेड़ लगाना जो है या पेड़ लगाकर उसको जंगल का रूप दे देना, वो क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो खैर हम लोग डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, वाई डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का गायब होना, लुप्त होना को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, वन विनाश कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है ये हाल फिलहाल का रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये हाल फिलहाल का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोसेस जो है डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है कई सेंचुरीज पहले शुरू हुआ, लेकिन कॉलोनियल रूल में ये जो है सिस्टमैटिक था और एक्सटेंसिव था। सिस्टमैटिक व्यवस्थित था और एक्सटेंसिव व्यापक, मतलब बड़े पैमाने पर। तो कॉलोनियल रूल के दौरान क्या हुआ कि सुव्यवस्थित ढंग से पेड़ काटा जाता था बड़े पैमाने पर। चलिए, डिफॉरेस्टेशन, इंडिया में डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, इंडिया में जो वन विनाश क्यों हुआ, उसके कुछ कारणों को हम लोग
आगे जाने। पहला पॉइंट है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड को इम्प्रूव करना था, उसकी क्वालिटी में सुधार लाना था। अब कैसे लाया उन्होंने वो देखो। इन 1600 approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. Now that figure has gone up to about half. As population increased over the centuries and the demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new land. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. First, the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban populations and raw materials were required for industrial production. तो डिफोरेस्टेशन क्या है ये समझ में आ गया कि वनों का विनाश जो है वो क्या है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। डिफोरेस्टेशन हाल फिलहाल का समस्या नहीं है, ये समस्या जो है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है वो शतकों 100 साल पहले भी, 100 साल से ज्यादा पहले शुरू हुई। कॉलोनियल रूल के दौरान ये जो डिफोरेस्टेशन की जो प्रक्रिया थी वो सिस्टमेटिक थी, सुव्यवस्थित थी और एक्सटेंसिव थी, व्यापक थी, बड़े पैमाने पर पेड़ का काटा जाता था। तो इंडिया में डिफोरेस्टेशन के वो कौन कौन से कारण हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला था लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। 1600 में क्या हुआ, 1600 में क्या था कि इंडिया के लैंड मास पर, इंडिया की जितनी एरिया है उसका 1/6 हिस्से पर, छठे हिस्से पर, टोटल का छठा हिस्सा, ठीक है, टोटल के छठे हिस्से पर 1/6 पर जो है लैंड मास पर क्या होती थी, खेती होती थी। लेकिन ये फिगर जो है वो हाफ में बदल गया, आधे हिस्से पर अब क्या होने लगी, खेती होने लगी। पहले 1/6 पर खेती होती थी, जनसंख्या कम थी, अब जो है वो इंडिया के आधे लैंड मास पर क्या हो रही है, खेती हो रही है। इसका मुख्य वजह यह है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, डिमांड जो है वो फूड की वो भी बढ़ती गई और किसानों ने क्या किया, अपनी खेती की जो बाउंड्रीज हैं उनको बढ़ाना शुरू किया, खेत में और खेती के लिए और ज्यादा जमीन को खेत में शामिल करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसके लिए वो क्या करने लगे, जंगलों की कटाई करने लगे, नए जमीन में घुसकर खेती करने लगे। कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो है वो सिविलाइजेशन फैली, बड़ी तेजी से फैली कई कारणों से। कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। कल्टीवेशन जो है वो, खेती जो है वो कई सारे रीजन की वजह से तेजी से फैली। खेती का काम जो है बड़ा तेजी से किया जाने लगा, उसके कई कारण थे। पहला कारण, द ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज्ड। ब्रिटिश जो है वो डायरेक्टली जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिसका व्यापार होता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब कि वाणिज्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से जिन फसलों की आवश्यकता थी उसको कॉमर्शियल क्रॉप्स की श्रेणी में डाला गया। तो पहला रीजन ये था कि ब्रिटिश ने डायरेक्टली क्या करी, कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन जैसी क्रॉप्स के कल्टीवेशन पर क्या किया, जोर दिया। ये जो डिमांड था इन क्रॉप्स का वो 19वीं सेंचुरी में बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था कि यूरोप जो है जहां पर फूड ग्रेन की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि वहां पर अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरी जनसंख्या बढ़ रही थी। यूरोप में जो है वो शहरी जनसंख्या बढ़ रही थी, तो उनको जो है वो भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो खेती की आवश्यकता थी, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश कॉलोनी ने क्या किया, खेती को और बढ़ावा दिया। और कॉमर्शियल दृष्टि से भी क्या थी, जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन जैसे क्रॉप्स की फसल की उगाने की क्या थी, आवश्यकता थी। तो इन्होंने इस पर भी क्या दिया, जोर दिया। तो यूरोप में जहां फूड ग्रेन्स की जरूरत थी ताकि बढ़ते हुए अर्बन पॉपुलेशन को भोजन उपलब्ध कराया जा सके और रॉ मटेरियल्स जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पज से क्या किया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके, तो यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए, अनाज सप्लाई करनी हो चाहे रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, व्हीट, शुगर, इन सब को सप्लाई देने के लिए भोजन की जरूरत थी उनको, खाने जीने रहने के लिए, व्यापार के लिए जो है वो क्रॉप्स जैसे जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन जैसे क्रॉप्स की जरूरत थी। तो ये दोनों ही चीजों के लिए ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या किया, खेती को बढ़ावा दिया ताकि वो यूरोपियन कंट्रीज में जो है अपने लोगों को इन सारी चीजों का सप्लाई दे सके, उनकी डिमांड की क्या करी जा सके, पूर्ति की जा सके। तो पहला कारण क्या था डिफोरेस्टेशन का, कि सबसे पहले जो है वो कल्टीवेशन को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। और कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया गया क्यों, दो वजहों से। फर्स्ट रीजन में हम लोग समझ रहे हैं, पहला इंडस्ट्रियल पर्पसेस को पूरा करने के लिए,
जूट, शुगर, वीट और कॉटन जैसी क्रॉप्स को सप्लाई करने के लिए कल्टीवेशन पे जोर दिया गया। और दूसरी बात ये थी कि यूरोपियन कंट्रीज में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, तो फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ रहा था। तो फूड ग्रेन्स की पूर्ति के लिए, अनाज की पूर्ति के लिए जो है उन्होंने क्या किया, खेती पर बल दिया। तो उस टाइम में जहां जंगल होता था, तो खेती जब जैसे ही बढ़ावा मिलेगा खेती को, तो खेती की जगह बढ़ाने के लिए आपको जंगल काटना होगा। तो ये वजह थी एक जंगल कटने की। ठीक है। सेकेंड, इन द अर्ली 19th century the colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. So between 1880 and 1920 cultivated area rose by 6.7 million hectares. सेकेंड रीजन जो डिफोरेस्टेशन का था। पहला रीजन में हम लोगों ने क्या जाना कि ब्रिटिश को यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई देना था दो चीज की। पहला फूड ग्रेन्स की, ताकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनके जो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी उनको पूरा किया जा सके। और दूसरा इंडस्ट्रियल पर्पसेस से, उद्योग की दृष्टि से जिन क्रॉप्स की आवश्यकता थी उसके लिए जो है उसमें जो है वो जूट, शुगर, वीट और कॉटन शामिल था। तो ये रॉ मटेरियल जो है उनको प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने क्या किया, खेती पर बल दिया। और खेती पर बल देने का मतलब जंगलों की कटाई थी। सेकेंड रीजन क्या है वो देखो, डिफोरेस्टेशन का सेकेंड रीजन क्या है वो देखो। इन द अर्ली 19th सेंचुरी के शुरुआत में कॉलोनियल स्टेट जो है वो ये सोचने लगे कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है, फॉरेस्ट का कोई फायदा नहीं, अनुपयोगी है, किसी काम का नहीं है फॉरेस्ट। उनको जो है वो बंजर जमीन के नाम पे जाना जाने लगा और उन्हें जरूरत महसूस हुई कि इन जमीनों पर क्या की जाए, खेती की जाए, ताकि जो है जमीन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और लगान वसूला जा सके, लगान प्राप्त किया जा सके। जंगलों को क्या माना उन्होंने, अनप्रोडक्टिव माना। और ये सोचा कि जंगलों को किस चीज में बदलने की जरूरत है, खेती में बदलने की जरूरत है, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिल सके। अनाज हो गया, जूट, कपास है ना, जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, ये सारी चीजें मिल सके। तो जंगलों को उन्होंने अनप्रोडक्टिव मानना शुरू किया और ये सोचा कि जंगलों को क्या करना चाहिए, बदलकर खेती के रूप में तब्दील कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी मिलेगा और लगान की भी वसूली होगी और स्टेट की इनकम में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए 1880 और 1920 के बीच, 1880 और 1920 के बीच जो है वो कल्टीवेटेड एरिया पर बढ़ावा दिया गया। डिफोरेस्टेशन हुई, जंगलों की कटाई हुई और करीब 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स पर कल्टीवेशन नए जगह पर होने लगा शुरू। मतलब 6.7 मिलियन हेक्टेयर को की जंगल को क्या किया गया, खत्म किया गया और इस पर इसको खेती के लायक बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि जो कॉलोनियल स्टेट थी वो ये सोचती थी कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है और ये बंजर भूमि है और इनको जो है वो कल्टीवेशन के रूप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि कल्टीवेशन होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिलेगा और इससे लगान की वसूली होगी, स्टेट का इनकम भी बढ़ेगा। नतीजा ये हुआ कि 1880 और 1920 के बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स पर क्या करी जाने लगी, खेती करी जाने लगी। मतलब इतना जंगल काट दिया उन्होंने। एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under the plow, forests have to be cleared. हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि कल्टीवेशन, कृषि की जमीन में बढ़ाना, कृषि की जमीन को बढ़ाना जो है उसको एक प्रोग्रेस का प्रतीक मानते हैं। खेती में वृद्धि हो रही है, खेती से अनाज ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, खेत की जमीन को आप बढ़ा रहे हो, इसको हम लोग एक प्रतीक मानते हैं। किस चीज का, प्रगति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी आप खेत की जमीन को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब सीधा होता है जंगलों की कटाई। खेत की जमीन को बढ़ाने का मतलब क्या है, जंगलों की कटाई। एक फिगर 3 में दे रखा है कि आदिवासीज वर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स व्हिच वुड सर्व एज स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। एट द सेम टाइम they were not allowed to cut these trees to build their own houses, converting saw logs into sleeper in the सिंहभूम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर में 1897। तो ये जो आपने पढ़ा अभी कि 1880 से लेकर के 1920 तक के बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर को क्या किया गया, खेती में
बदल दिया गया, खेती की जमीन में बदल दिया गया। तो ये एक मई 1897 का पिक्चर है छोटा नागपुर का, जो कि सिंहभूम फॉरेस्ट का है। इसमें क्या हो रही है, सिंहभूम फॉरेस्ट छोटा नागपुर में जो है वो मई 1897 में जंगलों की कटाई हो रही है। और इस जंगलों की कटाई के बारे में लिखा गया है कि आदिवासी को हायर किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जंगलों को काटने के लिए, ताकि एक प्लैंक तैयार किया जा सके। पटरा समझो ना, पटरा प्लैंक जो है वो क्या किया जा सके, तख्ता जो है वो तैयार किया जा सके। आदिवासी को हायर किया गया कि आप पेड़ काटो और इससे जो है वो क्या करो, पटरा बनाओ, तख्ता बनाओ, जो स्लीपर का काम करेगा। स्लीपर होता है जो ट्रेन की पटरियों के नीचे होता है, जिस पर ट्रेन की पटरियां लगाई जाती हैं। तो ये लोग जो है वो जंगलों की इस तरीके से रेकलेस तरीके से क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो लकड़ियां ये लोग काट रहे थे, इनका इस्तेमाल जो है वो स्लीपर्स के तौर पर होना था, लेकिन इन लकड़ियों को ये लोग अपना घर बनाने के लिए घर नहीं ले जा सकते थे। ठीक है। एक और है फिगर 2 में कि व्हेन द वैलीज वर फुल, पेंटिंग बाय जॉन डाउसन। जॉन डाउसन की ये पेंटिंग बनाई गई है कि जब वैली जो है वो भरी होती थी, नेटिव अमेरिकन लाइक द लकोटा ट्राइब who lived in the great North American plains had a diversified economy. They cultivated maize, foraged for wild animals and hunted bison, keeping vast areas open for the bison या bison भी पढ़ सकते हैं, bison to range in was seen by the English settlers as wasteful. After the 1860s, the bisons were killed in large numbers. तो नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, उसमें से एक ट्राइब जो है लकोटा जो है, जो ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स है में रहते हैं। इनकी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। ये मेज उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, फॉराज फॉर वाइल्ड प्लांट्स की खोज करते हैं और बीसन का शिकार करते हैं। ये हमेशा क्या करते थे, बड़ा सा एरिया जो है वो उसको हमेशा खुला छोड़ते थे ताकि बीसन का क्या कर सके, बीसन आए उसमें और इनका वो क्या कर सके, शिकार कर सके। अब इस जमीन को जो लोग खुला छोड़ते थे, इस वैली को केवल बीसन के आने के लिए, ताकि वो उनका शिकार कर सके, मीट वगैरह का प्रयोग कर सके उनका, इस जमीन को जो है वो क्या माना जाने लगा, वेस्टफुल माना जाने लगा इंग्लिश सेटलर के द्वारा। और इन पर खेती के लिए क्या किया गया, इन पर खेती के लिए रिकमेंड किया गया कि इस पर खेती होनी चाहिए। और 1860s में बीसन जो है वो भारी संख्या में मारे गए, उनका शिकार किया गया। तो मतलब वो हर जमीन जिसको वेस्टफुल माना गया, वेस्ट माना गया है ना, जिसको अनप्रोडक्टिव माना गया, उसको जो है वो क्या किया गया, तब्दील किया गया कल्टीवेटेड लैंड में क्या किया गया, तब्दील किया गया। और 1880 से 1920 के बीच जो है वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर पर क्या किया गया, जमीन पर जो है उसको खेती के लायक बनाया गया, चाहे वो उसमें ये वैली शामिल हो, चाहे कोई भी शामिल हो। ठीक है। तो क्या जाना हम लोगों ने इस टॉपिक में, डिफोरेस्टेशन वाले इस टॉपिक में। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है कि डिफोरेस्टेशन जो है वो क्या है, जंगलों का विनाश है। डिफोरेस्टेशन आज का समस्या नहीं है, कई सेंचुरीज से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान क्या था, ये सुव्यवस्थित था, व्यापक था, व्यवस्था पूर्ण ढंग से जो है उसको काटा जाता था, बड़े पैमाने पर काटा जाता था। तो इंडिया में डिफोरेस्टेशन के क्या कारण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। 1600 में क्या था कि इंडिया के टोटल लैंड मास के 1/6 हिस्से पर कल्टीवेशन होता था, लेकिन अब जो है ये बढ़कर आधा हो चुका है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फूड का डिमांड बढ़ता गया और पीजेंट्स ने क्या करी, किसानों ने क्या करी, अपनी खेती की सीमाओं को बढ़ाया, जंगल काटे और नए जमीन में क्या किए, वो प्रवेश किए। कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, कल्टीवेशन और भी ज्यादा बड़ी तेजी से कई कारणों से बढ़ा। पहला कारण ये था कि यूरोप में जो है वो शहरी जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति के लिए जो है ब्रिटिश ने जिम्मा लिया। वो यहाँ से क्या करते थे, भोजन की आपूर्ति के लिए अनाज जो है उनको प्रोवाइड कराते थे, अनाज जो है यहाँ से भेजते थे, है ना। इसके अलावे यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस से जिन क्रॉप्स की आवश्यकता थी, जैसे जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, इसका भी इस्तेमाल जो है वो यहीं से किया करते थे। यहीं से वो प्रोडक्ट जो है, ये क्रॉप्स जो है उसको क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो कल्टीवेशन, अब चूंकि ये डिमांड को पूरा करने के लिए खेती की जरूरत थी और खेती जितने जमीन पर नहीं हो रही थी
तो उन्होंने क्या किया, उस जमीन को खेती में बदला। तो यही वजह थी कि इंडिया में 1600 में 1/6 पर खेती हो रही थी, अब जो है आधे पर होने लगी। सेकेंड रीजन ये था कि अर्ली 19th सेंचुरी में जो है कॉलोनियल स्टेट ने ये देखा कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है ना, ये बंजर भूमि है और इनको जो है वो खेती करके जो है इस इलाके का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा सोचा और फिर क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर ये सोचा कि अगर इन जमीन को जो है वो खेती के लायक बनाया जाएगा तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी मिलेगा, लगान भी वसूल होगी और स्टेट का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा। नतीजा ये हुआ कि 1880 से 1920 के बीच में क्या हुआ, 6.7 मिलियन हेक्टेयर की जमीन को जो है वो कृषि के काबिल बनाया गया। उसमें से जो है उसमें वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो क्रॉप्स जो है उनका क्या किया जाने लगा, उत्पादन किया जाने लगा, ताकि फूड ग्रेन और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में जो रिक्वायर्ड क्रॉप्स हैं उनके डिमांड को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। हम लोग जो है वो हमेशा प्रोग्रेस का एक साइन मानते हैं। जब भी खेती में वृद्धि होती है, कृषि की जमीन में वृद्धि होती है, कृषि की जमीन को हम बढ़ाते हैं तो इसको प्रगति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये खेती की जमीन को बढ़ाने का मतलब क्या है, जंगलों की कटाई। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। अब फॉरेस्ट डिसअपियरिंग के इंडिया में क्या कारण थे वो आगे है, आगे फिर नया कारण। ठीक है, पहला कारण खेती में बदलना। खेती में क्यों बदला, फूड ग्रेन्स और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को पूरा करने के लिए। दूसरा रीजन कि इनको लगा कि ये अनप्रोडक्टिव है, वेस्टफुल लैंड है, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि अगर जंगलों की कटाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनकम भी आएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी मिलेगा ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। ठीक है, और इसी तरीके से 1880 और 1920 के बीच में क्या हुआ, 6.7 मिलियन हेक्टेयर को क्या किया गया, जमीन पर खेती के लिए, उस खेती के लायक बनाया गया, जंगलों की कटाई हुई। अब आगे भी डिफोरेस्टेशन का कारण है। By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for Royal Navy. How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? How could imperial power be protected and maintained without ships? By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. अब डिफोरेस्टेशन का जो नेक्स्ट कारण है वो समझो। 19th सेंचुरी के शुरुआत में ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में क्या होने लगा, गायब होने लगा। इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट था, ओक ट्री का नाम है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी। ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लैंड की जो ओक फॉरेस्ट थी वो गायब होने लगी, मतलब कट कट कर खत्म होने लगी। इससे क्या हुआ, टिम्बर सप्लाई में प्रॉब्लम आने लगा। ओक ट्रीज से मिलने वाले टिम्बर का इस्तेमाल जो है वो इंग्लैंड में रॉयल नेवी के जहाज को बनाने के लिए किया जाता था। रॉयल नेवी की जो जहाज बनती थी इंग्लैंड में वो ओक ट्रीज के टिम्बर से बनती थी। अब भला जब टिम्बर ही नहीं मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि इंग्लिश शिप्स जो है वो बिना मजबूत और ड्यूरेबल टिम्बर के दूसरे टिम्बर का इस्तेमाल करके बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। आखिर बिना मजबूत और ड्यूरेबल टिम्बर के इंग्लिश शिप्स बन जाए ये संभव था नहीं। इसके लिए जरूरत थी रेगुलर सप्लाई की। नतीजा ये हुआ कि 1820 के दशक में जो है वो सर्च पार्टीज निकली इंडिया में ओक फॉरेस्ट या इससे मिलती जुलती लकड़ियों की तलाश में। 1820 में जो है वो सर्च पार्टीज निकली फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पता लगाने के लिए कि इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहाँ है। ये ओक टिम्बर की जो इनको आवश्यकता थी जहाज बनाने के लिए, क्योंकि जहाज बनाने के लिए मजबूत और ड्यूरेबल टिम्बर की आवश्यकता थी जो ओक ट्री से मिलती थी, क्योंकि कमजोर लकड़ी से तो जहाज बन नहीं सकता था और अगर जहाज नहीं बनती तो इंपीरियल पावर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है ना। तो 1820 के दशक में ये हुआ कि सर्च पार्टी जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के लिए निकली, इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए निकली। और एक दशक में फिर क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जो है वो इंडिया में क्या होने लगी,
बड़ी क्वांटिटीज में, बड़े पैमाने पर जो है वो पेड़ काट कर गिराया जाने लगा और उसको क्या किया जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो नेक्स्ट रीजन क्या था डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में, कि इंग्लैंड में ओक ट्रीज की, टिम्बर की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, क्योंकि ओक फॉरेस्ट जो है वो क्या हो रही थी, घट रही थी या गायब हो रही थी या खत्म हो रही थी। तो ओक फॉरेस्ट से मिलने वाला जो टिम्बर था, इसका इस्तेमाल जो है वो इंग्लिश शिप्स बनाने के लिए किया जाता था। अब ऐसा भी नहीं होता कि कमजोर लकड़ी से शिप्स बना दिया जाए, क्योंकि अगर कमजोर लकड़ी से शिप बनेगी तो वो तो इंपीरियल पावर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगी, उसका जल्दी खात्मा हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो फिर क्या था, 1820 के दशक में जो है वो सर्च पार्टीज निकली इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए। पता लगाया इन्होंने और फिर अगले एक दशकों में जो है वो लगातार पेड़ काटकर गिराया जाने लगा और फिर उसे इंग्लैंड में भेजा जाने लगा। तो ये एक नया कारण था अभी तक आपके लिए। अब नेक्स्ट कारण समझो, फिर डिफोरेस्टेशन का अगला कारण क्या है। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops to run locomotives. Wood was needed as fuel and to lay railway lines, sleepers were essential to hold the tracks together. Each mile of railway tracks required between 1760 and 2000 sleepers. तो अब नेक्स्ट जो डिफोरेस्टेशन का कारण है इंडिया में वो समझो, रेलवे का विस्तार। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया डिफोरेस्टेशन का कारण, रेलवे का विस्तार। 1850s के डिकेड्स में, 1850 के दशक में जो है वो रेलवे के विस्तार की डिमांड बढ़ गई। ये एक नया डिमांड था। रेलवे जो है वो जरूरी थी ताकि कॉलोनियल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। कॉलोनियल ट्रेड को, उससे व्यापार की जो भी जुड़ी हुई चीजें थी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, चाहे इंपीरियल ट्रूप्स को, राजा के सैनिक को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, रेल के इंजनों को चलाने की जरूरत हो, इन सब में जो है वो किस चीज की जरूरत थी, लकड़ी की जरूरत थी। क्योंकि रेल के इंजन को चलाना है तो वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल, लकड़ी को जलाने की क्या थी, आवश्यकता थी। चारकोल से क्या किया जाता था, लकड़ी के कोयले से क्या किया जाता था, इंजन चलाई जाती थी। ठीक है, तो जो स्प्रेड ऑफ रेलवेज था 1850 के दशक में, ये जो एक नया डिमांड क्रिएट किया, इससे एक नया डिमांड बढ़ा। किस चीज में, रेलवे के स्लीपर्स में, रेलवे की लोकोमोटिव, रेलवे के इंजन को चलाने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता होती है उसमें। तो रेलवे की जरूरत थी कॉलोनियल ट्रेड को, व्यापार के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की, अपने सैनिक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की। तो रेलवे का इन्होंने विस्तार करना सोचा। तो रेलवे का जो विस्तार करने का इन्होंने सोचा, तो इससे क्या हुआ, एक नया डिमांड हो गया लकड़ी का। क्योंकि ट्रैक बिछाने के लिए स्लीपर की आवश्यकता थी। 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स तक की आवश्यकता होती थी। तो 1 किलोमीटर अगर रेलवे ट्रैक बिछाना हो तो 1760 से 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता थी। ट्रेन के इंजनों को चलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। और ब्रिटिश को जो है वो क्या करना था, रेलवे का विस्तार करना था। क्यों करना था, ताकि सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, जो ट्रेड से जुड़ा हुआ सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो ये जो ट्रेन के विस्तार के, रेलवेज के विस्तार की जो बात आई 1850s के दशक में, इसने क्या किया, एक नया डिमांड क्रिएट कर दिया लकड़ी का। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना डिफोरेस्टेशन का। बात समझ में आया। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. 1850s के दशक में आप सोचो कि 1 किलोमीटर तक बिछाने के लिए 1760 से लेकर 2000 तक स्लीपर्स की आवश्यकता थी। अब 1860 के दशक में ये हुआ। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,500 kilometers of track had been laid. In 1946, the length of the tracks had increased to over 765,000 kilometers. As the railway tracks spread through India, a large number of trees were felled. As early as the 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. The government gave out contractors to individuals to supply the required
quantities, these contractors began cutting trees indiscriminately. Forest around the railway tracks fast started disappearing. तो 1850 के दशक में एक नई डिमांड किसने करी लकड़ी की? रेलवे के विस्तार ने। रेलवे जो है वो रेलवे का विस्तार होना था, क्योंकि कॉलोनियल ट्रेड से जुड़ी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था, इंपीरियल ट्रूप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था। तो इसके लिए रेलवे के विकास की जरूरत थी, और रेलवे का विकास होना यानी कि ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए जो है वुड की आवश्यकता थी एज फ्यूल, है ना। तो स्लीपर्स भी बिछाना था। तो स्लीपर्स की बात हो चाहे ट्रेन के इंजन को चलाने की बात हो, इसमें जो है वो क्या जरूरत थी? लकड़ी की जरूरत थी एज ए फ्यूल या एज अ स्लीपर। तो इसकी वजह से क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन हुआ। 1860s में क्या हुआ? रेलवे नेटवर्क जो है वो बड़ी तेजी से फैला। 1890 में 1890 में 25,500 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया। आप सोचो, जहां 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने में 1760 से 2000 स्लीपर लगता है, वहां 25,500 किलोमीटर ट्रैक बिछाने में कितना ज्यादा स्लीपर लगा होगा। तो 1860s में क्या हुआ? रेलवे नेटवर्क का काफी तेजी से फैलाव हुआ। 1890 में जो है वो 25,500 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया। 1946 में ये लेंथ और भी बढ़ गया, और कितना हो गया? 765,000। इंडियन में पढ़ा जाए तो 7,65,000 किलोमीटर। तो 7,65,000 किलोमीटर अगर ट्रैक बिछाना हो तो 765,000 को आप 1760 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा स्लीपर्स की आवश्यकता होगी, और इन स्लीपर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना ज्यादा पेड़ काटा गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि 1850s में मद्रास प्रेसिडेंसी में मात्र जो है 35,000 पेड़ काटा गया था स्लीपर्स के लिए। 35,000 पेड़ जो है वो काटा गया था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में सप्लाई के लिए क्या दिया? ठेका दे दिया। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अब क्या है? जिसको भी पेड़ काटना है काट के दीजिए। उनको जो है वो क्या मिल गया? ठेका मिल गया पेड़ काटने का। नतीजा क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बिना सोचे समझे धुआंधार तरीके से क्या करने लगे? पेड़ काटना शुरू कर दिए। और इस तरीके से रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो भी जंगल था वो धीरे धीरे क्या बहुत जल्दी से क्या होने लगा? गायब होने लगा। ठीक है, तो क्या क्या रीजन हम लोगों ने जाना डिफॉरेस्टेशन का? पहला, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्यों? इंडस्ट्रियल पर्पसेस से जो क्रॉप्स की आवश्यकता थी उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को। दूसरा, फूड ग्रेन्स, जो अर्बन पॉपुलेशन जो वो बढ़ रही थी उनको फूड ग्रेन सप्लाई करने के लिए। तीसरा, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है। तो अगर फॉरेस्ट को प्रोडक्टिव बनाना है तो उसकी जमीन को क्या करना होगा? खेती में तब्दील करना होगा। ठीक है, तो ये शुरुआती 3 रीजनों की वजह से खेती में क्या किया गया? बढ़ावा हुआ, खेती में विस्तार हुआ। और 1880 से लेकर 1920 तक के बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर की जमीन को क्या कर दिया गया? पर की जंगलों को काट दिया गया। फिर आगे हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश शिप्स बनाने के लिए ओक ट्रीज जो है वो इंग्लैंड में गायब हो रही थी, इंडिया में पता लगाया गया, और इंडिया में इन पेड़ों को जो है वो जल्दी जल्दी काटना शुरू किया गया, और उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा। कहाँ? इंग्लैंड में। फिर आगे का रीजन ये जाना गया, ये हम लोगों ने जाना डिफॉरेस्टेशन का, कि रेलवे इंजनों को चलाने के लिए जो है वो लकड़ी की आवश्यकता थी, स्लीपर्स की आवश्यकता थी ट्रैक बिछाने के लिए। इसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन हुआ। और फिर जो है रेलवे के विस्तार जो है वो 1890s में 25,500 किलोमीटर हुई। 1946 में ये बढ़कर 765,000 किलोमीटर बढ़ गई। तो इन जगहों पर जहां पर 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के लिए जो है वो 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता थी, वहां आप सोचो कि 7,65,000 किलोमीटर को अगर आप 1760 से इंटू करते हो तो इतने स्लीपर्स की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी। और इतने स्लीपर्स की आपूर्ति के लिए कितना पेड़ काटा गया होगा वो आप सोचो। अब फिगर 5 जो है वो देखने लायक है कि एलिफेंट्स पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर एट अ टिम्बर यार्ड इन रंगून। रंगून में एलिफेंट्स का इस्तेमाल
जो है वो टिम्बर का जो स्क्वायर शेप टिम्बर जो होता था उसको सही हारने के लिए जो है वो हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। आप जानते हो कि ट्रैक पर जो बिछाया जाता है स्लीपर ट्रैक डालने के लिए वो स्क्वायर शेप ही होता है। तो आप देखो कि कितना बड़ा बड़ा टिम्बर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है और इन टिम्बरों को एक जगह सहारने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब एक ऐसे ही आपको एक कैलकुलेशन करके बताया गया है कि अगर आप इमेजिन करो कि जहां 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के लिए 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता थी, उसी को कैलकुलेट करके बताया गया है कि इतने स्लीपर्स इतने स्लीपर्स का डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो कितने पेड़ काटे गए होंगे। ठीक है, तो जरा सा फिर भी हम लोग एक एग्जाम्पल जो उन्होंने दे रखा है उसको पढ़ लें। द न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड वॉज द इंडस वैलीज रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सुक्कुर, अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 300 माइल्स। अब एक नई रेलवे लाइन जो है वो बिछानी थी इंडस वैलीज रेलवे मुल्तान और सुक्कुर के बीच में। इसकी जो डिस्टेंस थी वो 300 माइल्स थी। आप एट द रेट ऑफ 2000 स्लीपर्स पर माइल दिस वुड रिक्वायर 600,000 स्लीपर्स 10 feet by 10 inch and by 5 inches or 3.5 cubic feet a piece, being upwards of 2 million cubic feet। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया ताकि आप ये गेस कर सको कि कितने पेड़ को काटने की आवश्यकता पड़ी होगी। अब एक नया लाइन जो है वो बनने जा रहा था इंडस वैली रेलवे का, जो मुल्तान और सुक्कुर के बीच में बैठना था, ये रेलवे लाइन बैठनी थी। इसकी डिस्टेंस 300 माइल्स थी। 2000 स्लीपर्स पर माइल के हिसाब से आप सोच लो, तो 2000 पर माइल के हिसाब से सोच लो, तो 300 माइल्स को पूरा करने के लिए कितने स्लीपर्स की आवश्यकता थी? 6 लाख स्लीपर की आवश्यकता थी। और इसका जो वॉल्यूम होता वो क्या होता? 10 फीट बाई 10 इंचेस एंड बाई 5 इंचेस, मतलब 10 फीट लंबा, 10 इंच मोटा, 10 फीट लंबा, 10 इंच चौड़ा और 5 इंच ऊंचा। ठीक है, तो मान के चलो कि ये आपका स्लीपर है, तो ये 10 फीट, इसका ये हो गया कितना? 10 इंच, और ये जो हो गया चौड़ाई वो 5 इंच। तो इतने की क्या थी? आवश्यकता थी। और एक स्लीपर में कितने क्यूबिक फीट लकड़ी की आवश्यकता थी? 3.5। और ऐसे ही करके अगर आप इसको जोड़ घटाव करो तो 2 मिलियन क्यूबिक फीट की लकड़ी की आवश्यकता थी। तो 2 मिलियन क्यूबिक फीट लकड़ी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कितना पेड़ काटा गया होगा, आप सोच सकते हो। द लोकोमोटिव्स वुड यूज फ्यूल वुड। अब इतना ही पेड़ नहीं काट, केवल स्लीपर ही नहीं थी, इंजन को चलाने के लिए जो है वो फ्यूल की आवश्यकता थी। तो फ्यूल कहां से मिलता था? लकड़ी से मिलता था। लकड़ी जलाकर जो है वो इंजन चलाई जाती थी। एट द रेट ऑफ 1 ट्रेन डेली आइदर वे एंड एट 1 माउंड पर ट्रेन माइल एन एनुअल सप्लाई ऑफ 219,000 माउंट्स वुड बी डिमांडेड। एक ट्रेन का डेली जो था वो 1 माउंड जो है, 1 मन लकड़ी, जिसको 40 किलो कहते हैं। ठीक है, 1 मन लकड़ी की क्या थी? उसको आवश्यकता थी। ठीक है, और एक ट्रेन के एनुअल सप्लाई के लिए जो है वो 219,000 माउंट्स की जो है वो क्या थी? डिमांड था। इन एडिशन अ लार्ज सप्लाई ऑफ फ्यूल और ब्रिक बर्निंग वुड बी रिक्वायर्ड। इसके अलावे फ्यूल के लिए चाहे ब्रिक बर्निंग, ईटा सुखाने, ईटा तैयार करने के लिए जो है उसके लिए भी लकड़ी की आवश्यकता थी। द स्लीपर्स वुड हैव टू कम मेनली फ्रॉम द सिंध फॉरेस्ट। अब जो स्लीपर की जो लकड़ियां थी वो मेनली सिंध फॉरेस्ट से आती थी। द फ्यूल फ्रॉम द तमारिस्क एंड झंद फॉरेस्ट ऑफ सिंध एंड द पंजाब। तो अब स्लीपर्स जो थी वो कौन से जंगल से आती थी? सिंध फॉरेस्ट से। फ्यूल के लिए जो लकड़ियां हैं वो तमारिस्क और झांद फॉरेस्ट, सिंध के झांद फॉरेस्ट से आया करती थी और पंजाब से आया करती थी। द अदर न्यू लाइन वाज द नॉर्दर्न स्टेट रेलवे फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। अब एक और नई रेलवे लाइन बिछानी थी। कहां से कहां? नॉर्दर्न स्टेट रेलवे जो है वो बिछानी थी लाहौर से लेकर मुल्तान तक। और ये अनुमान किया गया था, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 22 लाख स्लीपर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। ऐसा डिमांड किया गया कि 2,200,000 जो है
और स्लीपर्स की इसमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक बस आपको एक छोटा सा डेटा दिया गया कि किस तरीके से विकास जो हुआ रेलवे का, इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन जो है वो कितना तेजी से हुआ होगा, क्योंकि जो स्लीपर्स का डिमांड था वो कितनी ज्यादा थी। Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantations to meet European growing need for these communities. अब नेचुरल फॉरेस्ट जो था, मतलब प्राकृतिक वन जो अपने आप जंगल हुआ है, तो नेचुरल फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भी क्लियर किया गया ताकि टी, कॉफी और रबर प्लांटेशन किया जा सके, ताकि यूरोप में जो बढ़ती हुई इन तीनों चीजों की डिमांड है उनको पूरा किया जा सके। तो नेचुरल फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टी, कॉफी और रबर प्लांटेशन के लिए क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इसलिए काट दिया गया, जंगलों को काट दिया गया क्योंकि इस पर क्या हो सके, टी, कॉफी और रबर की खेती हो सके, ताकि यूरोप में जो बढ़ती डिमांड है इन वस्तुओं की वो क्या की जा सके, पूरी की जा सके। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। दीज एरियाज वर इनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफी। और फिर क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन जमीनों पर कब्जा किया, इन जंगलों की जमीनों पर कब्जा किया और बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूरोपियन प्लांटर्स को बड़े सस्ते रेट में दे दिया, है ना। इन लोगों ने क्या किया, इन यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको बंद किया, आम लोगों के लिए आना जाना इसमें बंद किया, जंगलों की सफाई करी और टी और कॉफी जैसे वस्तुओं को की सप्लाई को बनाए रखने के लिए, इन टी कॉफी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए इनकी खेती जो है इस नेचुरल फॉरेस्ट के वास्ट एरिया पर जो है वो लोग करने लगे। और तब जाके ये यूरोपियंस, ये तीनों लोग जो हैं वो कॉफी टी को एंजॉय कर रहे हैं पिक्चर में, ठीक है। तो ये जो है वो आपका आज पहला क्लास यहाँ खत्म होता है, ठीक है। और आप इसको रिवाइज करो, 2 बार 3 बार पढ़ो। इसमें हम लोगों ने मेनली डिफॉरेस्टेशन के कारणों को जाना, पहला कल्टीवेशन, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा इंग्लैंड के शिप, चौथा रेलवे का स्लीपर, पांचवा फ्यूल, छठा टी कॉफी के प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो इन 6 वजहों से, इन 6 चीजों की पूर्ति के लिए जो है वो डिफॉरेस्टेशन पर बल दिया गया और जंगलों की क्या हुई, इंडिया में कटाई हुई। तो इन चीजों को आप 1 बार 2 बार पढ़ो, वीडियोस बार बार देखो, जो दिक्कत होता है तो, ठीक है।